गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। तो ये प्रश्न बैंक चल रहा है अपना, हिंदी में लक्ष्य का ये प्रश्न बैंक चल रहा है। तो इसमें हम प्रश्न बैंक में 69 क्वेश्चन कर चुके हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, 70 उससे अपन शुरू करेंगे। और दोस्तों इसमें अपन 350 या उससे ऊपर प्रश्न हल करेंगे, इसलिए मैं बड़े बड़े वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? इसके बाद हमें रीजनिंग भी शुरू करनी है। बच्चों के बहुत से बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं, सर कब शुरू करोगे ये, तो मैं एक तो वीडियो डाल रहा हूँ है। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा आपको अब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और मैं कैसे कैसे वीडियो डालूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं। आप तैयारी कीजिए, ठीक है? आप ऐसे बस अपने काम करे जाओ, कर्म करे जाओ, फल अपने आप आपके पास आ जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, नव नियुक्त शिक्षकों के लिए अनुशासन संबंधी एक टिप मूल मंत्र है। नए टीचर लगे हैं, नया अपॉइंटमेंट है, तो डिसिप्लिन रिलेटेड कोई टिप है, मूल मंत्र क्या होगा? तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छा आंसर होगा, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाएं। कि डिसिप्लिन क्लास में जो डिसिप्लिन है वही आपका टारगेट होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आगे चले 71 यदि छात्रों को दंड देने, ऊपर कर लेता हूं, यदि छात्रों को दंड देने की आवश्यकता है तो यह होना चाहिए, यानी पनिशमेंट देना है छात्रों को, तो किस तरीके का पनिशमेंट होना चाहिए? इसमें ऐसा होना चाहिए पनिशमेंट, छात्रों के विकास में बाधा न बने। ऐसा नहीं है बच्चों को अत्यधिक कठोर दे दिया, नियम पूर्व निर्धारित नियम है कि मुर्गा बना दो, खूंटी के लटका दो, या ऐसे जो पुराने समय में हमारे समय में चलते थे, बहुत कठोर नियम चलते थे। तो ये नहीं, बस ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए जो छात्रों के डेवलपमेंट में रुकावट न बने, बाधा न बने। चलिए आगे चलते हैं। 72 प्रायः विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं जो होता है, विद्यालय में मॉडल के रूप में उसको मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, जो उसके आत्म आदर्शों के अनुकूल होता है। खुद के जो आइडियाज होते हैं, सेल्फ यानी खुद के आदर्शों के अनुकूल होता है, उसको छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राय उन बालकों के प्रति अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं शिक्षक, टीचर, ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन सिंपैथी ज्यादा रखते हैं। कैसे बालक होते हैं वो? उन विकलांग बालक होते हैं, उनके प्रति जो शिक्षक होते हैं, प्राय शिक्षक वो ऐसे बच्चों के प्रति सिंपैथी ज्यादा रखते हैं, हमदर्दी ज्यादा रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रायः कुछ किशोरियों को कक्षा में अनियंत्रित दौरे पड़ते हैं, ये संवेगात्मक विस्फोटक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कुछ टीनेजर लड़कियां हैं, उनको हिस्टीरिया जैसे दौरे पड़ते रहते हैं। तो ये है किस तरह का व्यवहार है? देखो दोस्तों इसमें आपको उत्तर और भी मिलेंगे। कक्षा का अति तनावपूर्ण व्यवहार, एक कमजोर स्नायु दौर्बल्यता, संवेगात्मक तो इसमें आएगा, आंसर आएगा आपका संवेगात्मक अपरिपक्वता, ये से आंसर आएगा। आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद है, आप टीचर बन गए, उसके पीछे आपका मकसद क्या है? पैसे कमाना है, जीविकोपार्जन करने के लिए हो गया, व्यवसाय, इससे जुड़ना था आपको, समाज के अच्छे नागरिक, यानी आपका कुछ भी हो, आपका उद्देश्य मकसद कुछ भी हो, लेकिन आपको क्या करना है कि समाज में अच्छे नागरिक तैयार करने के लिए मैं टीचर बनना चाहता हूं या टीचर बना हूं। बस यही आप तो आंसर आएगा से, समाज में गुड सिटीजन तैयार करने के लिए। यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा में सफल होते नहीं होते तो आप क्या करेंगे बताओ? नहीं होते, मान लो आप एग्जाम दे रहे हैं, RIE, PTT कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का दे रहे हैं, मान लो आप पास नहीं होते तो क्या करेंगे? शिक्षण बनने की इच्छा का परित्याग कर देंगे, शिक्षक टीचर बनना ही नहीं, पास तो है नहीं। शिक्षक व्यवसाय से जुड़े रहने का प्रयास करेंगे, चाहे कैसे भी हो, प्राइवेट में पढ़ाना पड़े, कुछ भी करो, हम जुड़े रहेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर से तैयारी करेंगे, अगले वर्ष पुनः बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे। कई बच्चे ड्रॉप भी कर देते हैं कि अब बैठेंगे भाई।
चयन प्रक्रिया की कमियां लोगों के समक्ष उजागर करेंगे। तो दोस्तों सबसे अगर आप इस पेशे में आना चाहते हैं और इस साल आप सफल नहीं हुए, तो जो प्रभावित करने का है सबसे अच्छा आंसर है ये, अगले वर्ष पुनः बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे। इस साल नहीं तो अगले साल, बनना तो टीचर ही है। किसी शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिल सकता है? कब मिलेगा सम्मान? जब वह समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करता हो। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको वह पूरा करे या उनके पूरा करने का प्रयास करे, ट्राई करे, तब उसको सम्मान, समाज में सम्मान मिल सकता है टीचर को। एक बालक अपनी कक्षा में देर से आता है, तो आप क्या करेंगे? लेट आ गया, क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? कक्षा में देर से आने का कारण पूछेंगे, प्रवेश नहीं करने देंगे, कड़ा शारीरिक दंड देंगे, ये तो है ही नहीं। बच्चा पढ़ने आ गया स्कूल तो उसको कक्षा में बैठाना ही चाहिए। उसको कभी भी कड़ा शारीरिक दंड की तो मैंने कही दिया कि आपको कभी भी कोई भी ऑप्शन आ जाए इसकी तरफ तो देखना ही नहीं है। फिजिकल पनिशमेंट के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। हाँ, पिता से शिकायत करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा नजदीक है, लेकिन कक्षा में देर से कंटिन्यू है तो उसका पता तो लगाएंगे क्या बात है भाई। बच्चा रास्ते में खेलने लग जाता है या कोई उसको साधन नहीं मिल रहा, कन्वेंस अर्थात कोई आने जाने का कोई ये बस या टेम्पो टैक्सी जो भी है वो नहीं मिल रहा, तो कारण पूछेंगे उसको। यदि कोई बालक कक्षा से नित्य भाग जाता है तो आप क्या करेंगे? विद्यालय से निकालना हल नहीं है, 100 रुपए का दंड लगाना हल नहीं है, यूं ये दंड उसके पिताजी के ऊपर जाता है। कारण जानने का प्रयास करेंगे। ये 2 उत्तर आपको लगते हैं, उसके पिताजी को बुलाकर सही स्थिति की जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका सबसे सटीक आंसर आएगा, कारण जानने का प्रयास करेंगे। ये देखो जगह जगह आएगा, कारण जानने का प्रयास करेंगे, ये अधिकांशतः ये उत्तर सही होता है, कारण जानने का प्रयास करेंगे। चलिए 80, एक बालक विद्यालय की वर्दी पहनकर नहीं आता है, ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? स्टूडेंट है, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? सार्वजनिक रूप से अपमानित करेंगे? ना, कभी नहीं। उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे, घर वापस कर देंगे, नहीं बच्चा आ गया है। उसकी आर्थिक दशा की जानकारी हासिल करेंगे, उसे कुछ भी नहीं कहें। कुछ भी नहीं करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उसकी आर्थिक स्थिति दशा की जानकारी हासिल करेंगे कि कहीं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है बालक वो यूनिफॉर्म खरीद ही नहीं सके। अगर ऐसा है तो आप प्रयास करेंगे, तो उसकी आर्थिक दशा की जानकारी हासिल करेंगे और फिर इस दिशा में प्रयास करेंगे। यानी उसकी कुटाई पिटाई शुरू कर दी, यूनिफॉर्म वो लाएगा कहां से जब उसके घर पे पैसे ही नहीं है? तो उसकी दशा जानेंगे आप। विद्यालय कार्य के अतिरिक्त आप क्या करना चाहेंगे? स्कूल का वर्क है वो तो है ही, इसके अतिरिक्त क्या करेंगे? छात्रों का कल्याण कार्य, व्यक्तिगत ट्यूशन, राजनीति में सक्रिय भाग, समाज का कार्य। ये दो काम अच्छे हैं, समाज का कार्य और छात्रों का कल्याण कार्य। ये दोनों निकट के उत्तर हैं। तो हम, क्योंकि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स से ज्यादा जुड़ा होता है, तो सबसे पहले ड्यूटी बनती है छात्रों का कल्याण कार्य, स्टूडेंट्स वेलफेयर वर्क। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए आप क्या करेंगे? ये हो गया सहायक सामग्री का, टीचिंग एड्स का प्रयोग करेंगे, उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाएंगे, यानी जो गुड टीचिंग मेथड है उसको अपनाएंगे। भय का साम्राज्य, ये तो गलत है। शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करेंगे, ये तो मतलब ये तो सवाल ही नहीं है। डर वाला तो कि भय का साम्राज्य स्थापित कर दिया। शिक्षक अभिभावक संघ की ये भी ठीक ठाक है, लेकिन इतना अच्छा नहीं। ये 2 हैं, सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे और उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाएंगे। ये देखिए टीचिंग एड्स हैं, ठीक है, और ये शिक्षण विधि है ना। तो आपको ये विधि का देखना कि कौन सी विधि सही रहेगी। टीचिंग एड तो इसमें अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये उपयुक्त शिक्षण विधि, तो कक्षा में डिसिप्लिन अपने आप बन जाएगा। शिक्षण विधि, कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे आप, टीचिंग मेथड कौन सा अपनाएंगे? आगे चलते हैं। 83, शैक्षिक निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना हितकर होता है? टीचिंग इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस किस कक्षा में दिया जाना ठीक रहता है? तो जब यहां आएगा उत्तर ब, जब छात्र किसी विशिष्ट ग्रुप में जाने को तैयार हो तब शैक्षिक निर्देशन दिया जाना ठीक रहता है। चलिए आगे 84,
विद्यालय के कुछ छात्र सामान्य से नीचे हैं, आप उस विद्यालय के प्राचार्य हैं यानी प्रिंसिपल हैं, ये बिलो एवरेज है बच्चे, स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स हैं बिलो एवरेज हैं और यू आर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जो उन छात्रों के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रति आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो विद्यालय के सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, नीचे स्तर के छात्रों को आगे चलकर न रखने का विचार करेंगे। चलिए आगे भी देख लेते हैं। उनके प्रति उदारता का दृष्टिकोण, उनकी कमजोरी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे अच्छा आंसर है, आप प्रिंसिपल हैं, उनकी कमजोरी दूर करने का प्रयास करेंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाएंगे, उनको और छात्रों के बराबर लाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे 85। आजकल समाज का कुप्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर है, उसे दूर करने का आपका दृष्टिकोण क्या होगा। सोशल इफेक्ट तो पड़ता है विद्यालय पर, लेकिन कई गंदी चीजें भी विद्यालय में आ जाती हैं, तो समाज में कुछ गलत रीतियां हैं, प्रथाएं हैं, वो आ जाती हैं। तो उनको दूर करने के लिए आपका जो विजन है, दृष्टिकोण है, वो क्या होगा। तो हमारा उनको दूर करने का दृष्टिकोण कैसा होगा, आशावादी। हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखना है टीचर को कि हम इसमें सुधार कर सकते हैं, बुराइयों को दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। 86। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को इसलिए देना आवश्यक है, छात्र जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, उसका जो ब्यौरा है, उसके बारे में जो पेरेंट्स हैं उनको देना किस लिए जरूरी है, किस लिए जरूरी है, आप ये देख लीजिए ऑप्शंस, इसमें उत्तर आएगा ए। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। नहीं तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, खेल कूद में कैसा है, निबंध लिखने में कैसा है, स्पीकिंग में जो स्पीच वगैरह देता है उसमें कैसा। तो यहाँ जो टीचर है, मीटिंग जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, इसमें उसकी प्रगति के बारे में बताते हैं, क्या डेवलपमेंट है, क्या ग्रोथ है बच्चे की। तो यहाँ अभिभावक को अपने बच्चे की ग्रोथ के बारे में पता लग जाता है। ट्यूशन वगैरह की तो अध्यापक के ये बात तो सही नहीं है, अभिभावक भी उन पर यथासंभव, ये थोड़े थोड़े ठीक है, लेकिन ये सबसे अच्छा आंसर है। चलिए 87। छात्रों में एक साथ बैठकर खाने की आदत डालने के लिए आप क्या करेंगे। एक साथ बैठकर, आमने सामने बैठकर बच्चे एक साथ मिलजुल के खाएं, सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं कई बार। तो आप क्या करेंगे। देखो इस पे छात्रों को छात्रावास तथा विद्यालय में एक साथ खाना खिलाना, साथ खाने की महत्व पर भाषण देना, शिक्षक तथा छात्र एक साथ मिलकर खाने की व्यवस्था करना, साथ खाने के लाभ पर गोष्ठी करना, ये आंसर आपको ठीक ठाक मिलेंगे। लेकिन ये जो से आंसर है, तो टीचर्स और स्टूडेंट एक साथ मिलकर खाने की व्यवस्था की जाए। कभी कभी हम भी स्कूल में करते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि सब खाना लेके आओ, कोई बिना खाना लिए नहीं आएगा। टिफिन, कई बच्चे टिफिन नहीं खाते हैं दोपहर में, लेकिन हम कहते हैं नहीं, कल जरूर लेके आएंगे। और हम सभी टीचर्स लोग भी, सभी टीचर्स हैं वो भी उनके आमने सामने बैठ के खाना खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में एक साथ बैठकर खाने की आदत का विकास होता है। 88। छात्रों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है कि बच्चे स्वस्थ रहें उनके लिए। तो छात्रों को क्या करेंगे, छात्रों को स्वास्थ्य से संबंधी जानकारी देकर, छात्रों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देकर, छात्रों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण देकर। देखो दोस्तों ये भी ठीक है, लेकिन सब अच्छा आंसर होगा बे, इसको सही कर लो। तो हम स्टूडेंट्स को हेल्थ की ट्रेनिंग देंगे तो छात्रों के स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है, स्वास्थ्य का प्रशिक्षण देंगे उनको। आगे चलते हैं। खेल खेल में शिक्षा से तात्पर्य है, यानी खेल खेल में शिक्षा, लर्निंग बाय प्ले, इसका मतलब क्या है। तो ये है इसका खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना। खेल खेल में तो बच्चों को खेल में क्या दिमाग पे भी बोझ नहीं पड़ता और वो सीख भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों। शिक्षक जब कक्षा में बच्चों को डांटता है तो इससे बच्चों को डांट मार देता है, तो इससे क्या हो जाता है, ये तो बहुत, तो जो भविष्य में अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो भी उस डांट से बचना चाहते हैं कि गुरुजी डांट नहीं दे यार, ये नहीं तो भय खाने लग जाते हैं। तो कक्षा में बच्चों को डांटना नहीं चाहिए शिक्षक को। 91। शिक्षक द्वारा कक्षा में पुरस्कार और दंड
दिया जाना चाहिए, पुरस्कार और दंड, पनिशमेंट, रिवार्ड, अवार्ड जो भी दिया जाना चाहिए समान रूप से, पुरस्कार अधिक और दंड कम, ये ठीक ठाक है। पुरस्कार कम था दंड अधिक, जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार, कि इस परिस्थिति में पुरस्कार देना चाहिए या दंड देना चाहिए, वैसी परिस्थिति देख लो, है ना, उसके अनुसार उसको पुरस्कार और दंड देना चाहिए। छात्र द्वारा किसी कार्य के सही या गलत होने के बारे में तुरंत सूचना दिए जाने से, देखते हैं आगे ऑप्शन देखते हैं, उसमें कार्य करने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। छात्र कोई कार्य के सही या गलत के बारे में आपने उसको बता दिया कि ये कार्य सही है या कार्य गलत है, तो उसको बस उससे कोई टेंशन नहीं, बस उसमें कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी कि हाँ मेरा कार्य सही हो गया तो और जोश बढ़ जाएगा, गलत है तो उसको सही करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, तो वो अपने कार्य में लगा रहेगा, रत रहेगा। चलिए आगे 93, शालाओं में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से, शनिवार को आमतौर पे बच्चों की सभा होती है, उससे क्या होता है, इससे होता है बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है, बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है। किशोर वय के बालक, किशोर वय टीनेजर होते हैं, किशोर वय के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य विकासात्मक कार्य नहीं है, ध्यान रखना नहीं है पूछा है, तो यहां इसका आंसर आएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ये भी अनिवार्य है, ये भी है, ये नहीं है, प्रौढ़ नियंत्रण से मुक्ति। किशोर वय के जो बालक हैं, टीनेज के जो बालक हैं, तो उनके लिए अनिवार्य विकासात्मक कार्य कौन सा नहीं है, प्रौढ़ नियंत्रण से मुक्ति, ये नहीं। चलिए आगे चलते हैं 95, छात्रों की तत्परता पर विशेष ध्यान निम्नलिखित वर्ग के शिक्षकों द्वारा अत्यधिक दिया जाता है। छात्रों की तत्परता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, किस क्लास की या किस वर्ग के शिक्षक ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ये द आंसर आएगा इसमें। किसी भी स्तर के छात्र के लिए जो अनुदेशन की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हो, चाहे वो किंडरगार्टन में हो, चाहे प्रथम कक्षा में हो, किसी भी नवीन विषय को प्रारंभ करने से, तो ऐसे छात्र या ऐसे स्टूडेंट, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और उस पे अपना ध्यान है वो केंद्रित नहीं कर पा रहे, जो किसी भी कक्षा के हो। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से 96, शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी सीखे गए कार्य की सफलता प्राथमिक रूप से निर्भर करती है। एजुकेशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन, तो कोई कार्य अपने सीख लिया है, अब वो उसकी सफलता प्राथमिक रूप से किस बात पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है सीखने वाले की तत्परता। ये भी ठीक ठाक है, बहुत ठीक है, बहुत नजदीक है सीखने की स्थिति शिक्षक के ये, लेकिन सबसे अच्छा आएगा शिक्षार्थी की प्रेरणा पर, कि उसके मोटिवेशन है किस लेवल का है, इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये भी बहुत नजदीक है। आगे चलिए आगे देखते हैं। किसी विशिष्ट विषय के अध्ययन हेतु छात्र की तत्परता निर्भर करती है। कोई स्पेशल सब्जेक्ट है तो उसको उसकी स्टडी के लिए जो स्टूडेंट है उसकी जो तत्परता है निर्भर करती है, डिपेंड किस पर डिपेंड है, ये करेगी उसकी मनोदैहिक परिपक्वता पर, यानी उसकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल एडोलनेस के ऊपर उसकी ये तत्परता निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो विशिष्ट विषय का अध्ययन करेगा तो ये उसकी मनोदशा और उसकी दैहिक दशा दोनों देखी जाएंगी, फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों चीजें देखी जाएंगी। यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं, उनको पढ़ाना नहीं चाह रहे आपके माता पिता, तो आप क्या करेंगे कि नहीं पढ़ाना हमें, तो क्या करेंगे, लड़कियां पढ़ लेकर ऐसा ऐसा बोल दें, आप उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, आप उन्हें अशिक्षा की हानियां बताएंगे, आप उनका खुलकर विरोध करेंगे, आप स्वयं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। देखिए कि कैसे कैसे, आप तो एक बार तो चुप जाएंगे, अब क्या करें, तो आप क्या करेंगे, पिताजी तो नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन आप पिताजी को कैसे भी करके आप उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे कि बहनों की पढ़ाई नहीं छुड़ाएंगे। अब इसमें ये होगा, हानियां भी बता देंगे आप अपने आप ही, आप उनका विरोध भी कर लेंगे, आप स्वयं ये तो गलत सही है ये तो आप क्या करेंगे, आप उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे।
जिससे वो बहनों की शिक्षा को जारी रखें। 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति द्वारा अपने विद्यालय के परीक्षा परिणाम को उन्नत कर सकते हैं, यानी विद्यालय का जो रिजल्ट है उसको और अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कौन सा प्रयास करेंगे, कौन सी आप युक्ति लगाएंगे। आप प्रधानाचार्य को कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे, विद्यालय के उन्नत परीक्षा परिणाम के लिए समर्थक शिक्षकों के साथ मिल बैठकर सलाह करेंगे, आप निरपेक्ष भाव से अपना कर्तव्य करेंगे। दोस्तों ये आप ये हैं, ये बहुत नजदीक है, ये तो है ही कि विद्यालय के उन्नत परीक्षा परिणाम के लिए करेंगे। और इससे पहले जो आया था कि शिक्षकों को लगन और मेहनत के कार्य करने के लिए प्रेरणा देंगे, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात समझो कि सभी शिक्षक हैं, एक जैसे ही होते हैं, उनको क्या प्रेरणा देंगे। और मिल बैठकर सलाह मशवरा करेंगे तो आपस में चर्चा तो होती रहती है, लेकिन क्या करना है कि विद्यालय का रिजल्ट, सभी शिक्षक ये सोच लें कि हमें हमारा रिजल्ट अच्छा देना, तो ऑटोमेटिक अच्छा आएगा। तो क्या करेंगे आप निरपेक्ष भाव से अपना कर्तव्य करेंगे, पढ़ाते रहेंगे, तो अपने आप रिजल्ट आपका अच्छा होगा, दूसरे टीचर्स का भी ऐसे अच्छा होगा, तो सबका ही अच्छा हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है। चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान है, नॉलेज है, वो अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि यह शिक्षक को छात्रों के व्यवहार से परिचय प्रदान करता है। ये सही है। ये दोस्तों इससे नजदीक का एक और है, शिक्षक को छात्रों के मन की बातें समझने में मदद करता है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा आपको यही उत्तर आएगा, शिक्षक को छात्रों के व्यवहार से परिचय प्रदान करता है। जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर है, उसका इंट्रोडक्शन इससे ही मिलता है, चाइल्ड साइकोलॉजी से ही मिलता है। वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है, बेसिक पर्पज क्या है। जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, प्रेजेंट में जो एजुकेशन है, उसका जो बेसिक पर्पज है वो क्या है, तो इसका उद्देश्य है व्यक्तित्व निर्माण का साधन। ये परमार्थ और मोक्ष की प्राप्ति, ये पहले के जमाने की बात है। व्यावसायिक कौशलों की प्राप्ति ITI वगैरह से होती है। जागृति उत्पन्न करने का साधन, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा, व्यक्तित्व निर्माण का साधन। आगे चलते हैं। सामाजिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। सामाजिक एवं व्यावसायिक निर्देशन तो ये कब किया जाता है, छात्रों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं अभियोग्यताओं के संबंध में, उनकी जो आवश्यकता है, पर्सनल इंडिविजुअल, और उनकी एबिलिटीज हैं, उनके लिए शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। 104 है, किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक होंगी यदि वह कोई व्यक्ति टीचर है, तो वो उसको उसमें सक्सेस मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी अधिक होंगी यदि वह व्यक्ति कैसा है तो मिलेंगी। ये परिवार से, अध्यापक परिवार से है, अध्यापक में B.Ed कर चुका है, नैतिक मूल्य और अच्छा चरित्र रखता है, तो दोस्तों उत्तर आएगा द। अपने अध्यापन सामग्री को उचित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और उसे प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है, वह उस व्यक्ति को अध्यापक बनने पर अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक होंगी। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यापन सामग्री को व्यवस्थित रूप से रखता है और उसे प्रभावशाली ढंग से इफेक्टिव तरीके से स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करता है अध्यापन सामग्री को। टीचिंग एड्स है, टीचिंग एड्स को वह उसका मैनेजमेंट ठीक रखता है और फिर इफेक्टिव तरीके से उसको स्टूडेंट्स के समक्ष प्रेजेंट कर देता है, तब वो अच्छा अध्यापक माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका एक फलन है? इफेक्टिव टीचिंग किसका रिजल्ट है? तो ये देखिए, इसमें आएगा आंसर ए, स्पष्ट एवं यथा तथ्य संप्रेषण। एकदम क्लियर होना चाहिए
और कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, यथा तथ्य, जैसा तथ्य है वैसा का वैसा हम संप्रेषण कर दें, कम्युनिकेट कर दें। एक तो क्लियर होना चाहिए और जैसा है वैसा का वैसा संप्रेषण कर दें तो वो बढ़िया रिजल्ट है, इफेक्टिव टीचिंग है। अब देखो कक्षा में अनुशासन भी होना चाहिए, नियमित अध्यापन भी होना चाहिए, है ना, ये दोनों भी होने चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा आंसर ये है, ये कम्युनिकेशन से आया है क्वेश्चन। किसी अध्यापक में निम्न में से सबसे अधिक वांछनीय क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कक्षा में ठीक समय पर आना, अपनी विषय सामग्री को स्पष्ट, सही और सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना। देखो दोस्तों, इसमें आंसर आ गया यही। किसी अध्यापक में निम्न सबसे अधिक वांछनीय क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? ये अपनी विषय सामग्री को स्पष्ट, सही है और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। जैसे कोई हिंदी का अध्यापक है या इंग्लिश का टीचर है, तो जो उसके सब्जेक्ट की जो सामग्री है वो लेकर आया है, वो चित्र भी है या कोई निबंध वगैरह है, वो स्पष्ट और सही तरीके से और एकदम सुव्यवस्थित, ऐसे नहीं कभी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसे एकदम व्यवस्था के तहत प्रस्तुत करे जो बच्चों के तुरंत समझ में आ जाए। देखो और ऑप्शन भी बता रखे, कड़ाई से अनुशासन लागू करना, कक्षा में उन्मुक्त होना, ये दोनों सही नहीं। प्रभावी संप्रेषण को लोग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसको लोग क्या कहते हैं? आनंद लेंगे, क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में सोचेंगे। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों वे स्वीकार करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, स्वीकार करेंगे, इसमें क्या शक है। उच्च शिक्षा में अध्यापन का अर्थ है, अध्यापन से अर्थ है, जैसे कॉलेज वगैरह में उच्च शिक्षा में माने जाते हैं, उसमें टीचिंग करते हैं, तो वहां उसका क्या अर्थ है? पाठ्य पुस्तकों में दिए गए ज्ञान को प्रस्तुत करना, कक्षा में उत्तर द्वारा पढ़ाना, विद्यार्थियों की सीखने में सहायता करना कि किस तरह सीखते हैं, विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी और उसे उत्तीर्ण करने में सहायता करना। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सारे ऑप्शन पढ़े। तो यहाँ आएगा बड़े क्लास के बच्चे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, विद्यार्थियों की सीखने में सहायता करना कि किस तरह सीखते हैं, क्योंकि बच्चों में सीखने की ललक तो पैदा हो गई, प्राइमरी स्टेज पे ही हो गई। अब जो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट है या और ऊंचे स्टूडेंट्स हैं, उनको विद्यार्थियों की जो सीखना उनकी लर्निंग है, उसमें आपको हेल्प करनी है कि किस तरीके से सीखते हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना तो बच्चे सीख ही गए। तो उच्च शिक्षा में अध्यापन का यही अर्थ है। चलिए 109, अध्यापन कार्य के बारे में मुझे ये बात अच्छी लगती है कि यह टीचिंग वर्क है, इसके बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? ये शांतिपूर्ण कार्य है। बिल्कुल, तो सबसे अच्छी बात यही लगती है दोस्तों, सर्वाधिक शांतिपूर्ण। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, ये मैं पढ़ चुका हूं, आपको बता दूं, सर्वाधिक शांतिपूर्ण कार्य है। और अगर इसके नजदीक का लेंगे तो ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य है ना। और ये और नहीं जमता, तो चुनौतीपूर्ण कार्य यानी चैलेंज तो है, शिक्षण कार्य है, चैलेंजिंग वर्क है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा सर्वाधिक शांतिपूर्ण कार्य है। एक अच्छा अध्यापक वह होता है, गुड टीचर क्या होता है? देखो हम पहले पढ़ चुके हैं इंग्लिश वाले में, जो अपने विषय अध्यापन विषय में प्रवीण हो। अच्छे अध्यापक की विशेषता होती है कि वह अपने विषय में प्रवीण होना चाहिए, अधिष्ठाता होना चाहिए। लेकिन यहां उत्तर क्या आएगा? जिसे अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन हो। अगर अपने विषय में थोड़ा सा अध्यापक कच्चा भी है, लेकिन वो पूर्व अध्ययन करके आ जाता है, लेकिन विद्यार्थियों के प्रति वो समर्पित है, अच्छी तरह से लगन है उसकी, है, तो फिर वो ये जिसे अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन हो, तो वह अच्छा अध्यापक ही कहलाता है। एक अध्यापक एक प्रभावी संचारक तभी बन सकेगा यदि एक अध्यापक है, एक टीचर एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर तभी बन सकेगा यदि वह जो कुछ पढ़ा रहा हो उसका अर्थ विद्यार्थियों को समझाने में सहायता करता है, तो एकदम इफेक्टिव माना जाएगा। जो उसने पढ़ाया वो विद्यार्थियों ने ग्रहण कर लिया, समझाने में सहायता कर दी, तो वो सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेटर माना जाएगा, प्रभावी संचारक माना जाएगा, ऐसा टीचर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन में से आया क्वेश्चन, कम्युनिकेशन में से क्वेश्चन आएंगे, तो ये प्रश्न बैंक में से मैं सारे एक साथ बता रहा हूं। एक व्यक्ति एक प्रभावकारी संचारक तभी हो सकता है, ये भी कम्युनिकेशन में से।
यदि उसका संचारण बहुत स्पष्ट हो, एकदम क्लियर हो उसका कम्युनिकेशन, तो एक व्यक्ति प्रभावकारी इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो सकता है। कब? जब उसका संचारण बहुत स्पष्ट हो, कम्युनिकेशन उसका एकदम क्लियर हो, तभी। हंसने का गुण हो, नाटकीय हो, ये उसका नहीं, सबसे अच्छा होता है ये तो आपने कर लिया होगा। ग्राहक संप्रेषण से प्रवर्तक संप्रेषण को भेजा गया संदेश कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये ग्राहक संप्रेषण का अर्थ है रिसीवर, जो ग्रहण करता है, संदेश को ग्रहण करता है ना, तो वो होगा ग्राहक संप्रेषण। ये रिसीवर रिसीव करता है संदेश को। ये हो गया प्रवर्तक संप्रेषक, ये सोर्स हो गया, सेंडर, ठीक है ना, ये सोर्स हो गया। तो भेजा गया संदेश कहलाता है ग्राहक संप्रेषक। तो यहां इसको इस तरीके समझ लीजिए, ये सेंडर है, ठीक है, और सोर्स हो गया, और ये हो गया आपके रिसीवर, यूं समझ लो, ये पाने वाला हो गया। अब ये वापस इसको भेजेगा कि हाँ भाई मिल गया, ठीक है ना, तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? प्रतितोष, यानी फीडबैक। तो ये आंसर आएगा इसका से, फीडबैक, प्रतितोष बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। किसी अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों ए आंसर आएगा बिना सोचे समझे, कक्षा के विद्यार्थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, कोई वस्तु जो संप्रेषण को बाधित करता है, जो कोई वस्तु जो कम्युनिकेशन को बाधित कर दे, बाधा डाल दे, उसे क्या कहते हैं? अवरोधन, है ना, अवरोध पैदा कर देती है, उसको बाधा कह देते हैं। तो डिस्टरबेंस, अवरोधन। एक प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स 115 नंबर के क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। कोई वस्तु जो संप्रेषण को बाधित करती है, यानी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें उसको बाधा कहते हैं। तो यहाँ बाधा डालें, इसमें बाधा लिखें। देखो नॉइज भी बाधा डालती है, रुकावट भी होता है, अवरोधन भी, लेकिन यहाँ अपन पुस्तक का दे रखा उसको सही नहीं करके अपन बाधा इसी शब्द को लेंगे। भौतिक बाधाएं, शोर, वातावरण, दूरी, समय भाव, प्रसारण यंत्रों में कमियां, ये फिर भाषा की बाधाएं, स्पष्ट शब्द, अनावश्यक शब्द, यानी ये बाधाएं बाधाएं दे रखी है। तो इंग्लिश में यही आएगा, हिंदी में यही आएगा, इंग्लिश में आए तो आप बैरियर डाल देना, ठीक है दोस्तों। और दूसरा 16वां क्वेश्चन है कि प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो निकुटन, संप्रेषण, विकुटन और सुसाध्यक्रिय। आप है ना ये इन शब्दों के चक्कर में न पड़ के इंग्लिश का देखना डायरेक्ट। तो आप है तो प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है डिकोडिंग। डिकोडिंग, एनकोडिंग, संदेश को लिखना यानी कूट लिखना। तो और तो इसमें कौन सा आएगा? तो इसका आंसर आएगा विकुटन, यानी डिकोडिंग। अर्थ संकेत अपने को मिल गया, अगले ने एनकोड किया, है ना, वो कोडिंग डाल के अब हम उसको अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया क्या करेंगे, उसका कोड हम खोलेंगे, तो उसको कहेंगे विकुटन। एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो स्वयं भी पढ़ता है, अच्छी तरह पढ़ाता है। तो इसका आंसर दोस्तों आएगा अच्छा अध्यापक होता है वो हमेशा अच्छी तरह पढ़ाएगा। स्वयं तो पढ़ता ही है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी तरह पढ़ाता है, ठीक है। 118, जब कोई व्यक्ति सामाजिक संपर्क अनदेखा करना चाहता है तो तब उसके नेत्र संपर्क होना चाहिए, उसका नेत्र संपर्क, सामाजिक संपर्क है, उसको अनदेखा करना है उसको, है ना, तो न्यूनतम होना चाहिए उसका, आंखों का संपर्क है वो अधिकतम होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। तो यहां इसका आंसर आएगा उपयुक्त। अध्यापन कार्य और शोध कार्य के बारे में सर्वाधिक युक्त विचार कौन सा है? अध्यापन कार्य, तो ये आएगा कि जो शोध कार्य है उसका आएगा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है दोस्तों। शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु स्रोत एवं ग्राहक संप्रेषण के मध्य की दूरी होनी चाहिए। गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, तो जो स्रोत है, ठीक है, सोर्स है और रिसीवर है, उसके मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए? 3 से 6 इंच की दूरी होनी चाहिए। द आंसर आएगा। एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया प्रकट करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इसका उत्तर आएगा ब। उत्तर क्यों गलत है उसको समझाना चाहिए अध्यापक को।
उसको नहीं धमकाना नहीं, डांटना नहीं, कुछ नहीं, उस ये बताना कि भाई आपने जो उत्तर दिया ना वो गलत क्यों है, ये समझा देना चाहिए। चलो 121 का देखते हैं। 121 हो गया। 122, विद्यार्थी पाठ में रुचि तभी लेंगे यदि जिन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है, उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दे, तो विद्यार्थी पाठ में रुचि लेंगे। चलो आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। यदि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को न समझे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? ये ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। उत्तर आएगा स, पाठ को दोबारा से अधिक उदाहरणों सहित पढ़ाना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि अगर उसको दोबारा भी समझ में नहीं आए तो अध्यापक को तिबारा भी पढ़ाना चाहिए। जितनी बार समझ में नहीं आए उतनी बार पढ़ाना चाहिए। चलिए इसका एक ऑप्शन और देख लेते हैं। ये अंतिम ऑप्शन है, देख लिया आपने। तो दोस्तों आज मैंने बहुत सारे प्रश्न डाल दिए, 50 से ऊपर प्रश्न डाल दिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।